एक समय था जब दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका आतंकवाद को एक पॉलिटिकल वेपन की तरह देखता था, पर 9/11 की घटना के बाद उसका नजरिया बदला और अमेरिका यह मानता है कि आतंकवाद मानवता के खिलाफ एक वैश्विक अपराध है और टेररिज्म इज ए ग्लोबल क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। अब अमेरिका भी यह बोलता है, यहां तक कि मुस्लिम देशों में भी यह नजरिया बन चुका है कि टेररिज्म इज अनएक्सेप्टेबल। यानी भारत जो बात कई सालों से कह रहा था वही बात अब लगभग पूरी दुनिया मानने लगी है। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने अमेरिकी राष्ट्रपति मिस्टर जो बाइडेन के साथ एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया है। शायद समाचार पत्रों में आपने उसे देखा होगा और उसे पढ़ने पर साफ पता चलता है कि आज भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर कैसे अमेरिका सहित पूरे विश्व की मानसिकता को बदलने में कामयाबी हासिल की है। पूरे विश्व की मानसिकता आप उठाकर पास्ट हिस्ट्री देख लीजिए बहुत सारे देशों की कि आतंकवाद के मुद्दे पर उनकी क्या अप्रोच रही है। इस ज्वाइंट स्टेटमेंट में एक बात साफ हो गई है कि यूएन लिस्टेड टेरर ऑर्गेनाइजेशंस जिनमें लश्कर-ए-तोयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन शामिल हैं, उनके खिलाफ कंसर्टेड एक्शन होना चाहिए। यह अमेरिका और इंडिया के बीच का जो ज्वाइंट स्टेटमेंट है उसमें यह बात कही गई। और इस ज्वाइंट स्टेटमेंट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान अपने यहां होने वाली हर आतंकी कार्रवाई पर लगाम लगाए और अपनी जमीन का इस्तेमाल, यह अमेरिका भी बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा जो लोग पास हिस्ट्री जानते होंगे, और अपनी जमीन का इस्तेमाल इसके लिए किसी भी सूरत में न होने दे। साथ ही 26/11 और पठानकोट के हमलों के दोषियों पर कार्रवाई करे। पहली बार यह स्टेटमेंट आया। इसी तरह टेरर फंडिंग को समाप्त करने पर भी ज्वाइंट स्टेटमेंट में बात की गई है। यह छोटी कामयाबी नहीं है, क्योंकि इससे सिद्ध हो गया है कि भारत जो कुछ भी पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को खत्म करने के लिए कर रहा है वह सही दिशा में जा रहा है। साथियों, स्वाभाविक है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों को इस ज्वाइंट स्टेटमेंट से मिर्ची लगेगी। उनकी तरफ से फिर से वही रटा रटाया बयान आया है कि भारत दुनिया का कश्मीर से ध्यान हटा रहा है। हम मान गए इस बात को। काफी हद तक कश्मीर के मुद्दे से दुनिया का ध्यान हटाने में कामयाबी हमने हासिल की है। मैं पाकिस्तान की सरकार को भी स्पष्ट बतलाना चाहता हूं कि कश्मीर की रट लगाकर कुछ हासिल नहीं होगा। अपना घर संभालिए और जिस तरीके के हालात वहां हैं उसमें कुछ भी जाए तो ऐसा आश्चर्य आपको नहीं होना चाहिए। साथियों, जम्मू और कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा जिसे कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के रूप में हम जानते हैं, वहां के लोग देख रहे हैं कि इस तरफ लोग अमन और चैन के साथ अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, यानी भारत में, और वहां जब पाकिस्तान की सरकार के द्वारा जब उन पर जुल्म किया जाता है, नाइंसाफी की जाती है, तो उन्हें तकलीफ होती है। मैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों की बात में कर रहा हूं। पीओके पर सिर्फ गैर कानूनी कब्जा कर लेने से पाकिस्तान की कोई लोकस स्टैंडाई नहीं बनती है। भारत की संसद में पीओके को लेकर एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है कि वह भारत का ही हिस्सा था, है और आगे भी हम मानते रहेंगे। और इस मंशा को एक नहीं, कम से कम 3 प्रस्ताव संसद में इस मंशा को लेकर पारित किए जा चुके हैं। साथियों, हमारा अब तो आप ये देख रहे हैं कि पीओके में क्या हो रहा है। मैंने एक बार कहा था कि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों पर जो जुल्म ढाया जा रहा है वहीं से यह डिमांड उठेगी कि हमको भारत में अपने को मर्ज करना है। और आपने देखा होगा टेलीविजन के पर्दे पर कई बार वहां के लोग स्लोगन, नारे लगा रहे हैं कि हमको भारत में मर्ज कर। चीन के साथ भी कई बार कुछ मुद्दों को लेकर मतभेद हो जाता है, मगर सच है कि लंबे समय से चीन के साथ सीमा को लेकर पर्सनल डिफरेंस है ही। और इसके बावजूद कुछ ऐसे समझौते हैं, कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जिनका पालन करते हुए दोनों देशों की सेनाएं पेट्रोलिंग करती हैं। यह समझौते नरसिम्हा राव जी के समय में, अटल जी के समय में और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय में दोनों देशों की सहमति के आधार पर भी हुए हैं। 2020 में पूर्वी लद्दाख में जो विवाद हुआ था
उसका कारण था कि चीन की सेनाओं ने एग्रीड प्रोटोकॉल्स को नजरअंदाज किया था। चीनी सेना पीएलए ने यूनिलेटरल तरीके से एलएसी पर कुछ बदलाव करने का प्रयास किया, जिसे हमारे बहादुर सैनिकों ने उसे विफल कर दिया। गलवान की उस घटना का भी मैं जिक्र करना चाहूंगा कि उस घटना को 3 वर्ष गुजर चुके हैं, मगर जिस शौर्य पराक्रम के साथ साथ संयम का परिचय भी हमारी भारतीय सेना ने दिया है, वह देश कभी भूल नहीं सकता। बहनों भाइयों, मैं देश का रक्षा मंत्री होने के नाते मैं कह रहा हूं, आने वाली पीढ़ियां भी हमारे जाबाज सैनिकों पर गर्व करेंगे। दूर दराज बैठे हुए लोगों को इसका अंदाज नहीं लग पाता। बराबर डे टू डे की रिपोर्टिंग मुझे होती थी। मैं जानता हूं किन परिस्थितियों में हमारे नौजवान लड़ते हैं, कितनी बहादुरी के साथ लड़ते हैं, कितनी हिम्मत के साथ लड़ते हैं। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से उनकी चर्चा भी मैं नहीं कर सकता। मगर इतना मैं जरूर कहूंगा कि जब भी गलवान का इतिहास लिखा जाएगा, तब पूरा देश हमारे सेना के जवानों के शौर्य और पराक्रम पर गर्व करेगा। मेरे बहनों भाइयों, यह बात मैं पूरे विश्वास के साथ आपके सामने कहना चाहता हूं। और मुझे तकलीफ तब होती है जब सरकार को कटघरे में खड़ा करने के प्रयास में हमारे देश के सैनिकों के पराक्रम पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया जाता है। नहीं होना चाहिए। भारतीय सेनाओं की प्रतिष्ठा, उनकी बहादुरी और उनकी निष्ठा पर भारतवासियों को नाज है। रहा सवाल चीन के कब्जे का, तो मैं यहां फिर से दोहराना चाहूंगा, 2013 के बाद एलएसी से सटी भारतीय सीमा पर बराबर कुछ न कुछ हरकतें होती रही हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बहुत बड़ा कब्जा हमारी गवर्नमेंट आने के बाद हो गया हो, बहुत बड़ा बदलाव कोई हो गया है, इसे मैं खारिज करता हूं। भारत और चीन के बीच सीमा के विवाद का हल बातचीत के रास्ते और शांतिपूर्ण तरीके से हो, हम ये चाहते हैं। मिलिट्री और डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत इस समय चल भी रही है। मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम भारत की सीमा, उसके सम्मान और उसके स्वाभिमान से किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेंगे। सीमाओं की पवित्रता को हम कतई भंग नहीं होने देंगे। मित्रों, चीन के साथ 1962 में जो हुआ, उससे हमने बहुत कुछ सबक लिया है। उस समय देश में बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति बहुत ही खराब थी। आज स्थिति बहुत तेजी से बदल रही है। हमारी सरकार ने रोहतांग में अटल टनल का निर्माण किया है। यह प्रोजेक्ट लंबे समय से लटका हुआ था। हमारी सरकार ने 26 सालों का काम 6 साल में करके दिखाया है। जितने हाई अल्टीट्यूड पर यह अटल टनल बना है, उतने हाई अल्टीट्यूड पर इतना बड़ा टनल विश्व में कहीं भी किसी दूसरे देश में आपको नहीं मिलेगा। इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है और यह टनल उत्तरी सीमाओं पर सेनाओं के आवागमन को बहुत सुगम बनाता है और एक इसका स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भी हम सबको है।